प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्वतीय ज्योतिष कार्यालय में। और जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष क्या है और हमें ज्योतिष को क्यों मानना चाहिए, आज हम वैदिक ज्योतिष के एक अभिन्न अंग पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है कुंडली। कुंडली को वैदिक ज्योतिष की आत्मा कहा गया है और हमारी सारी वीडियो में आपको वैदिक ज्योतिष संबंधी ही जानकारी मिलेगी। कुंडली के माध्यम से ही हम किसी के भूत, भविष्य और वर्तमान पर सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसके द्वारा उसके जीवन की समस्याओं का हल कर सकते हैं। कुंडली वैदिक ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है और बिना कुंडली के वैदिक ज्योतिष की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए आज हम कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे कि कुंडली क्या है और कुंडली की पद्धतियाँ क्या हैं और कुंडली के प्रकार क्या हैं। इस पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस चार्ट के माध्यम से कि कुंडली क्या है। जातक के जन्म समय में जो ग्रह स्थिति आसमान में होती है, उस स्थिति को कागज पर या किसी अन्य प्रकार से अंकित किए जाने वाले साधन से भविष्य में प्रयोग, गणना के प्रति प्रयोग किए जाने वाले हेतु जो आंकड़े सुरक्षित रखे जाते हैं, वे कुंडली या जन्मपत्री कहलाती है। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि किसी भी जातक के जन्म के समय आकाश में जो ग्रहों की स्थिति होती है, उसे किसी कागज पर अंकित करके उसका नक्शा जो तैयार किया जाता है, उसे ही कुंडली कहते हैं। कुंडली में जो संपूर्ण भविष्य चक्र को 12 भागों में विभाजित किया जाता है, जिस प्रकार से एक व्रत में 360 अंश या डिग्री होते हैं, उसी प्रकार से कुंडली में भी 360 अंशों को 12 भागों में विभाजित करने पर हर भाग के 30 अंश बनाकर एक राशि का नाम दिया जाता है। इस प्रकार 360 अंशों को 12 राशियों में विभाजित किया जाता है और 12 राशियों को अलग भाषाओं में अलग अलग नाम दिए गए हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां हैं। देखिए, आप इनके ऊपर अंक देख सकते हैं। जैसे मेष पहले नंबर की राशि, वृष दूसरे नंबर की राशि, मिथुन तीसरे नंबर की राशि। इस प्रकार लास्ट में मीन 12वें नंबर की राशि है। अब आप देख सकते हैं कि एक कुंडली का निर्माण किया गया है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाग किए गए हैं और प्रत्येक भाग को 30 डिग्री में डिवाइड किया गया है। अब इन राशियों में जो ग्रह जहाँ जहाँ बैठे थे, जैसे सूर्य पहली राशि में यानी मेष राशि में बैठे हुए हैं, दूसरी राशि वृषभ में शनि बैठे हुए हैं, तो इसका अर्थ है जब इस व्यक्ति का जन्म हुआ होगा तब इसकी कुंडली में ये ग्रह इस प्रकार से बैठे हुए थे। तो इसी का जो हमने ये नक्शा तैयार किया गया है, आप इसे कुंडली या जन्मपत्री कहते हैं। कुंडली 12 भावों और 12 राशियों में विभक्त रहती है। जैसे आप देख सकते हैं, ये पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वां भाव। उसी प्रकार 12 राशियों में विभक्त होती है। आप देख सकते हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरीके से कुंडली का निर्माण होता है। राशियों के बारे में हम आपसे विस्तृत चर्चा आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे और बताएंगे कि कौन सी राशि का क्या स्वभाव, क्या गुण है और किस प्रकार से राशि कुंडली में कार्य करती है। इस पर एक विस्तृत चर्चा होगी। अब जानते हैं कुंडली की पद्धतियों के बारे में। पद्धति मतलब सिस्टम। जो भारतवर्ष में है, कुंडलियों का निर्माण 3 प्रकार की पद्धतियों से किया जाता है। सबसे पहली जो पद्धति है वो है उत्तर भारतीय पद्धति यानी नॉर्थ इंडियन सिस्टम। उत्तर भारतीय पद्धति में भाव स्थिर रहते हैं, अर्थात 1 से 12 भाव तक स्थिर होते हैं, पर लग्न उदय के साथ राशियां बदल जाती हैं। जिस समय जो लग्न उदय होता है उसे सदा पहले भाव में लिखा जाता है और उसके बाद बाकी सभी राशियों को बाईं ओर क्रम में लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कुंडली है जो नॉर्थ इंडियन सिस्टम से है।
यानी उत्तर भारतीय पद्धति पर आधारित है। देखिए, इसमें पहला भाव लग्न हमेशा यही रहेगा, लग्न हमेशा आपकी यहीं रहेगी और पहला भाव भी यहीं रहेगा। लेकिन इसमें राशियां परिवर्तित हो सकती हैं। जैसे ये एक कर्क लगन की कुंडली है, क्योंकि यहाँ पर 4 लिखा और 4 नंबर वाली राशि कौन सी होती है? कर्क। तो ये कर्क लगन की एक कुंडली है और 4, उसके बाद 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज यानी बाईं ओर हमेशा राशियों की गणना की जाती है। यहाँ पर लगन और प्रथम यानी फर्स्ट हाउस, पहला भाव हमेशा फिक्स रहेंगे, लगन वाला ही फर्स्ट हाउस होगा। उसके बाद सेकंड हाउस, फिर थर्ड हाउस, फिर फोर्थ हाउस, फिर फिफ्थ हाउस, फिर सिक्स्थ हाउस, इसी प्रकार यहाँ पर लास्ट में 12th हाउस होगा। लेकिन इसमें राशियाँ कोई भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर 4 है, यानी इस व्यक्ति के जन्म के समय यहाँ पर कर्क लगन थी, पूर्वी क्षितिज पर कर्क लगन थी, तो इसलिए इसकी लगन कर्क हुई। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, यानी यहाँ पर सिंह लगन हो सकती है, मेष लगन हो सकती है। फिर अगर जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर मीन लगन है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से आगे की तरफ यानी बाईं ओर राशियां आगे बढ़ती जाएंगी। इसमें भाव हमेशा स्थिर होते हैं, लेकिन लग्न और राशियां हमेशा बदलती रहती हैं। हम अपनी सारी वीडियोस में आपको उत्तर भारतीय पद्धति के माध्यम से ही ज्योतिष में ज्ञान देंगे और ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। लेकिन जानकारी के लिए आइए हम और भी इंडियन सिस्टम पर प्रकाश डालते हैं। दूसरे नंबर की है दक्षिण भारतीय पद्धति। दक्षिण भारतीय पद्धति में क्या होता है कि प्रचलित कुंडली में राशियां स्थिर होती हैं और भाव बदल जाते हैं। पूरी कुंडली में लग्न भाव कहीं भी आ सकता है, जबकि उत्तर भारतीय पद्धति में ऐसा नहीं है। जिस भाव में लग्न राशि आती है उसे 2 तिरछी रेखाएं खींचकर चिन्हित कर दिया जाता है। लग्न को पहला भाव मानकर बाकी भाव दाईं ओर आते हैं। इस पद्धति में राशि स्थिर होती है, इसलिए राशि संख्या को कुंडली में नहीं दिखाया जाता। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, इसमें राशियां हमेशा स्थिर रहेंगी। मेष राशि हमेशा आपको यहीं मिलेगी, वृषभ, उसके बाद मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। राशियां इसमें हमेशा स्थिर रहती हैं, लेकिन हाउस कोई भी कहीं भी आ सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि ये कर्क लगन है, किसी व्यक्ति की कुंडली है और उसकी कर्क लगन है, तो इसको तिरछी रेखा खींचकर चिन्हित कर दिया जाता है। इसे एसेंडेंट भी कहते हैं, यानी लगन। तो अगर लगन यहाँ पर है तो फर्स्ट हाउस, फिर उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन्थ, फिर 8 और इसी प्रकार यहाँ पर 12th हाउस आएगा। इसमें राशियाँ हमेशा स्थिर होती हैं, लेकिन भाव बदल सकते हैं। अगर किसी की मान लीजिए कुंभ लगन आई, तो उसके लिए फिर फर्स्ट हाउस ये हो जाएगा और वहीं से हम दाईं ओर इसमें जो ग्रह और जो हाउस होते हैं उनकी जो आवृत्ति है वो क्लॉकवाइज होती है। हमेशा ये ऊपर की तरफ यानी राइट हैंड साइड में दाईं ओर ही राशियों का आवागमन होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे किसी की कुंभ लगन है तो उसके लिए यहाँ फर्स्ट हाउस हो जाएगा, यहाँ फिर सेकंड, फिर यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर फिफ्थ, यहाँ पर सिक्स, सेवन्थ, 8th, 9th और इस प्रकार से भावों की गणना होगी। इसमें राशियां हमेशा स्थिर रहती हैं। आइए जानते हैं एक भारतवर्ष में और एक कुंडली के बारे में, पूर्वी भारतीय कुंडली यानी ईस्ट इंडियन सिस्टम, और इसे बंगाली सिस्टम भी कहते हैं। देश के पूर्वी भागों में प्रचलित कुंडली में उत्तर व दक्षिणी भारत दोनों का स्वरूप देखने को मिलता है, लेकिन कुंडली का प्रारूप अलग ही होता है। दक्षिण भारतीय पद्धति की तरह इसमें राशियां स्थिर होती हैं, लेकिन राशियों को क्रम से उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार बाईं ओर से लिखा जाता है। अब ईस्ट इंडियन सिस्टम को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस कुंडली की संरचना इस प्रकार से होती है, और सबसे पहले अगर देखिए इसमें यहाँ पर मेष लगन है, तो जो गणना होगी वो उत्तर भारतीय के अनुसार होगी, यानी 1 से इधर की तरफ बाईं ओर 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 इस हिसाब से गणना की जाती है। लेकिन दक्षिण भारतीय पद्धति के अनुसार इसमें राशियां फिक्स रहती हैं, यानी मेष राशि यहीं पर होगी, वृषभ यहीं पर, मिथुन यहीं पर, कर्क यहीं पर, सिंह यहीं पर, कन्या यहीं पर, तुला यहीं पर और वृश्चिक यहीं पर, धनु यहीं पर, मकर यहीं पर, कुंभ यहीं पर और मीन यहीं पर। लेकिन इसमें लगन आपकी कहीं भी आ सकती है, यानी हाउस चेंज होते रहते हैं। अगर आपकी कर्क लगन है तो ये आपके लिए फर्स्ट हाउस हो जाएगा, अगर आपकी मकर लगन है तो ये आपके लिए फर्स्ट हाउस हो जाएगा, लेकिन गणना बाईं ओर ही होगी, यानी उत्तर भारतीय पद्धति की तरह। उसके बाद 10 के बाद ऊपर की तरफ 11, 12, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार ईस्ट इंडियन कुंडली में प्रेडिक्शन किया जाता है। उसके बाद एक और कुंडली पर चर्चा कर लेते हैं, यह है पाश्चात्य देशों की कुंडली, यानी कुंडली इज वेस्टर्न कंट्रीज। यहाँ पर वृत्ताकार कुंडली बनाने का प्रचलन है। कुंडली इस प्रकार से होती है और उसमें राशियों का चिन्ह होता है जिसके द्वारा प्रेडिक्शन किया जाता है, और ग्रहों का भी एक चिन्ह होता है जिसके द्वारा प्रेडिक्शन किया जाता है, यानी भविष्यवाणी की जाती है। हम केवल ये आपको समझाने के तौर पर बता रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम उत्तर भारतीय पद्धति को फॉलो करते हैं, यानी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी सारी वीडियोज़ में उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार ही आपको ज्ञान मिलेगा। अब जानते हैं, आइए, कुंडली के प्रकार कि कुंडली कितने प्रकार की होती है। वैसे तो ज्योतिषियों के अनुसार कुल 144 प्रकार की कुंडलियां बनती हैं, लेकिन इनमें लग्न कुंडली व चंद्र कुंडली को सर्वोत्तम सटीक फलादेश वाली कुंडली माना गया है। तो हम आपको आज कुछ कुंडलियों के प्रकार बताएंगे जो फलित करते हुए आवश्यक मानी गई हैं। उसमें सर्वप्रथम कौन सी है? लग्न कुंडली। यह कुंडली जीवन में सभी विषयों की जानकारी देती है। वर्तमान और भविष्य में क्या छिपा है, साथ ही व्यक्ति में क्या गुण होंगे, यह सभी बातें लग्न कुंडली बताती है। ये फलित के लिए सबसे महत्वपूर्ण कुंडली है। यह कुंडली लग्न अथवा प्रथम भाव से शुरू होती है। जन्म के समय जो राशि आकाश के पूर्वी क्षितिज में या पूर्व दिशा में होती है उसे ही लग्न कहा जाता है। लग्न राशि हर 2 घंटे में परिवर्तित होती है। आइए उदाहरण से इसे समझते हैं। ये किसी व्यक्ति की कुंडली है। जन्म के समय उसकी कुंडली में ग्रह कुछ इस प्रकार थे, तो तब पूर्वी क्षितिज में मकर लगन स्थित थी, यानी यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर मकर लगन स्थित थी। उसके अनुसार बाईं ओर राशियाँ लिखी हुई हैं, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्योंकि मैंने जिस प्रकार आपको बताया कि हम आपको सारी वीडियोस में उत्तर भारतीय पद्धति के अनुसार ही समझाएंगे और ज्ञान देने का प्रयास करेंगे। तो उस समय पूर्वी क्षितिज में मकर लगन स्थित थी और ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार थी, तो इसे ही लग्न कुंडली कहते हैं। ये भविष्य बताने के लिए सबसे सटीक कुंडलियों में से एक है, जिसे लग्न यानी प्रथम भाव को मानते हुए कुंडली तैयार की जाती है। हम आगे के विषयों में आपको भाव, राशियां सबके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण कुंडली है चंद्र कुंडली। यह कुंडली व्यक्ति के जीवन से जुड़ी सभी विषयों के बारे में जानकारी देती है। चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए ये कुंडली व्यक्ति के विशेष आंतरिक मन स्थिति, चरित्र, मानसिक स्थिति के विषय में पूर्ण जानकारी देती है। तथा गोचर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जन्म जैसे 1990 में हुआ तो उस समय ग्रहों की स्थिति कुछ और थी, और आज हम उसको 2019 में उसकी भविष्यवाणी या उसका फलित कर रहे हैं तो तब ग्रहों की स्थिति कुछ और होगी। तो आज के समय में जो ग्रह चल रहे हैं उन्हें गोचर कहा जाता है। तो यह जो कुंडली है गोचर के बारे में भी सटीक जानकारी देती है। यह फलित विचार में एक महत्वपूर्ण कुंडली है। बच्चों के भविष्य के परिणाम के लिए भी इस कुंडली का अध्ययन किया जाता है। देखिए, चंद्र कुंडली का अर्थ ही है जहां चंद्रमा बैठा हुआ है उसको प्रथम भाव मानते हुए कुंडली का निर्माण। अब आप देख सकते हैं लग्न कुंडली में चंद्रमा 6ठे घर में यानी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो वहीं से हम प्रथम भाव मानते हुए इस कुंडली का आरंभ करेंगे। तो देखिए, तब कुंडली का निर्माण इस प्रकार हुआ। इसको हमने प्रथम भाव माना, यहाँ मिथुन राशि आई, उसके बाद कर्क,
सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक। इस प्रकार चंद्र कुंडली का निर्माण हुआ। इसको आसान भाषा में समझ लीजिए कि जहाँ चंद्रमा विराजमान है उसी को प्रथम भाव मानते हुए जो कुंडली निर्मित होती है उसे ही चंद्र कुंडली कहा जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण कुंडली पर चर्चा करते हैं, चलित कुंडली। कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 राशियां होती हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। हर एक राशि 30 अंश की होती है। किसी जातक के जन्म समय के अनुसार कुंडली का लग्न कौन सी राशि और कितने अंश का है यह पक्का होता है। उस वक्त सभी ग्रहों का अलग राशि में भ्रमण कितने अंशों से है उस पर कोई भी ग्रह का चलित के भाव में परिवर्तन पक्का होता है। कोई ग्रह या तो बहुत कम अंश का हो या बहुत ज़्यादा अंश का हो, तब वो ग्रहों के चलित भाव में परिवर्तन होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह जब लग्न के अंश बहुत कम या ज़्यादा हों तब ऐसा होता है। इसे ही चलित कुंडली कहते हैं और फलित में इसका विचार भी जरूरी है। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये लग्न कुंडली है, ठीक है। इसमें मकर लगन है और ग्रह कुछ इस प्रकार बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन इन ग्रहों के अंश निश्चित होते हैं कि उस वक्त कौन सा ग्रह कितने अंश का था। जैसे इस कुंडली में जो सूर्य हैं वो कन्या राशि में है लेकिन 9 अंश के हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में 12 अंश के, मंगल धनु राशि में 29 अंश के, बुध कन्या राशि में 24 अंश के, बृहस्पति कुंभ राशि में 22 अंश के, शुक्र तुला राशि में 20 अंश के, शनि वृश्चिक राशि में 11 अंश के, राहु मीन राशि में 27 अंश के, केतु कन्या राशि में 27 अंश के। अब देखिए ये लग्न कुंडली और ये चलित कुंडली है। अब आप देखिए लग्न कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने अपनी राशियां परिवर्तित कर दी। जैसे चंद्रमा यहाँ मिथुन लगन में थे लेकिन यहाँ वृषभ लगन में आ गए। इसका कारण क्या है कि आप देख सकते हैं चंद्र मिथुन राशि में 12 अंश के थे और मैंने आपसे क्या कहा कि कोई भी ग्रह जो है और कोई भी राशि 30 अंश की होती है। ग्रह भी 30 अंश का होता है एक और राशि भी 30 अंश की होती है। तो ये इस राशि में केवल 12 अंश चले, यानी 18 अंश वो पहली राशि में चले, इसलिए ये चलित कुंडली में वृषभ राशि में आ गए। आइए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे सूर्य यहाँ पर कन्या राशि में थे लेकिन चलित कुंडली में सूर्य सिंह राशि में आ गए। इसका क्या कारण है? देखिए सूर्य कन्या राशि में केवल 9 डिग्री चले थे और यानी वो बाकी के 21 अंश सिंह राशि में चले, इसलिए वो चलित कुंडली में सिंह राशि में आ गए। उसी प्रकार से देखिए शनि लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि में थे लेकिन चलित कुंडली में वो तुला राशि में है। इसका कारण क्या है? देखिए शनि वृश्चिक राशि में केवल 11 अंश चले, यानी 19 अंश वो तुला राशि में चले, इसलिए वो चलित कुंडली में तुला राशि में आ गए। इसीलिए चलित कुंडली का विश्लेषण बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में किसी और स्थान पर और चलित कुंडली में उसने स्थान परिवर्तित कर दिया है तो वो चलित कुंडली के हिसाब से अपना फल देगा, लेकिन उसकी राशि वही रहेगी और दृष्टि वही रहेगी, वो नहीं बदलेगी, लेकिन वो फल अलग देगा। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि शनि वृश्चिक राशि में लग्न कुंडली में थे लेकिन वो चलित कुंडली में तुला राशि में आ गए, तो वो तुला राशि का फल देंगे। इस प्रकार चलित कुंडली कार्य करती है। तो आइए एक और विशेष कुंडली के बारे में जानते हैं, वह है नवमांश कुंडली। नवमांश का अर्थ होता है 9वां भाग या किसी राशि का 1/9वां भाग। किसी ग्रह के पूर्ण बल देखने के लिए नवमांश का प्रयोग होता है। यदि कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है एवं नवमांश कुंडली में कमजोर है तो वह अच्छा फल नहीं देगा। इसके विपरीत यदि कोई ग्रह लग्न में कमजोर है, नवमांश कुंडली में उसमें बल है, तो वह और भी अधिक अच्छा फल देगा। कुंडली मिलान और वैवाहिक आनंद का विश्लेषण करने के लिए यह कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं फलित के लिए भी नवमांश कुंडली का अध्ययन आवश्यक है। आप इसको इस प्रकार से समझ लीजिए कि नवमांश कुंडली भी एक महत्वपूर्ण कुंडली है। बिना नवमांश देखे आप किसी व्यक्ति का
कुंडली का पूर्ण विश्लेषण नहीं कर सकते। इसलिए फलित करते हुए नवमांस कुंडली का विश्लेषण भी बहुत आवश्यक है। नवमांस कुंडली का निर्माण कैसे होता है, किस तरीके से ये बनाई जाती है, इसके बारे में हम आगे विस्तृत एक वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे नवमांस कुंडली के बारे में। इस प्रकार कुछ और भी कुंडली हैं जिन्हें किसी भी व्यक्ति के विशेष को जानने के लिए अध्ययन किया जाता है। उसमें सबसे पहली कुंडली है होरा कुंडली। होरा कुंडली व्यक्ति के धन और संपत्ति के बारे में बताती है कि व्यक्ति के जीवन में धन कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, इसकी जानकारी देती है। उसके बाद आती है दृष्काण कुंडली। यह कुंडली जातक के जीवन में खुशियां, भाई बहनों का सुख और जातक के जीवनों में खुशियां कैसी होंगी, इसकी जानकारी दृष्काण कुंडली देती है। उसके बाद है सप्तमांश कुंडली। सप्तमांश कुंडली व्यक्ति के जीवन में संतान सुख को दर्शाती है। इससे हमें व्यक्ति के जीवन में संतान सुख के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आती है द्वादशांश कुंडली। जातक के जीवन में माता पिता का सुख कैसा रहेगा, द्वादशांश कुंडली इस बात की सारी जानकारी देती है कि व्यक्ति के माता पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे, उसके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके बारे में द्वादशांश कुंडली बताती है। उसके बाद एक और कुंडली है त्रिशांश कुंडली। त्रिशांश कुंडली जीवन के हर पहलू में उपयोगी होती है। इससे आपके चरित्र के बारे में सारी जानकारी पता चलती है। किसी भी व्यक्ति के जीवन की सभी विषयों को पूर्णता ज्ञात करने के लिए एवं पूर्ण फलित करने के लिए इन मुख्य कुंडलियों का विश्लेषण आवश्यक है। तभी आप किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में सटीक विश्लेषण एवं सटीक भविष्यवाणी कर पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये थी कुंडली के बारे में कुछ जानकारी कि कुंडली क्या होती है, कुंडली की पद्धतियाँ, कुंडली के प्रकार, हमने आपको उसके बारे में जानकारी दी। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस पर कमेंट करके बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। अगर आप इस तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलता हूँ आपसे ज्योतिष के और एक महत्वपूर्ण विषय में। तब तक के लिए राधे राधे।